हेलो। अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम टॉपिक कर रहे थे और जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का अपने का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सिलेबस में 100% रहेगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम ले। पहले आरपीएससी एग्जाम लेती थी, उस समय भी ये सिलेबस के अंतर्गत था, क्योंकि सामान्य वित्तीय लेखा लेखांकन से संबंधित नियम है। इनकी बेसिक जानकारी के रूप में जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है उसके अंदर इसको आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का कार्य करेगा और लेखाकार होता है वो अकाउंटिंग का कार्य करता है। लेखाकार से संबंधित नियम है तो स्वाभाविक रूप से सिलेबस में रखे जाएंगे, इनकी महत्ता को समझा जाएगा, क्योंकि ये जब सिलेबस डिसाइड किया जाता है तो पूर्व पहले से जो सिलेबस निर्धारित है उसका अवलोकन और उसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में बने रहेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में अपने नियम संख्या 66 तक पढ़ लिया था। अपन आज की क्लास में अपना नियम संख्या 67 68 दो नियम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों नियम 68 थोड़ा बड़ा नियम है, इसलिए आज अपन 3 नियम ना देखकर 2 नियम देखेंगे केवल। पहले मेरे साथ एक एक नियम समझिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक भी एक भी जो अपन नियम पढ़ेंगे उस नियम में जो मैटर लिखा रहे हैं उससे बाहर 90%, मैं आपको 100% तो किसी चीज़ की कोई गारंटी होती ही नहीं है, 90% गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए में से मिलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो अपने नोट्स जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा, अपना पढ़ाया हुआ जो एक एक नियम को समझते हुए और तैयार करके जाएगा, उसके 8 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। मान के चलिएगा 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 8 से अधिक नहीं होंगे, 9 भी हो जाएंगे, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन बाहर हो सकता है, क्योंकि अपन एक एग्ज़ाम को ओरिएंटेड सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे हैं, और सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो जिस हिसाब से विस्तृत रूप से हैं उस हिसाब से वो एक एक दो क्वेश्चन कहीं आउट हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 80% क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो 8 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो भी आप 17 18 क्वेश्चन करवाओगे, एक दो क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम अब अपन शुरू करते हैं, एक एक नियम को आराम से समझिएगा। दोस्तों नियम 67 है किसके संबंध में, तो ये ऑडिट के समय भुगतान की नामंजूरी के संबंध में है। ऑडिट के समय भुगतान की नामंजूरी के संबंध में है। ये क्या कहता है, अगर ऑडिट के समय भुगतान की नामंजूरी कर दी गई हो, यानी कि ऑडिटर जब आती है, ऑडिट टीम जब आती है और कोई अंकेक्षण जो कार्य होता है दोस्तों, अंकेक्षण कार्य प्रपत्रों के आधार पे होता है, वाउचर्स के आधार पे होता है, बिलों के आधार पे होता है, रिसिप्ट के आधार पर अंकेक्षण करते हैं। अंकेक्षण को कैसे पता कि 2 महीने पहले इन्होंने ये व्यय किया था, ये वास्तव में हुआ था या नहीं, वो उसके प्रपत्र मांगता है कि किस आपने बिलों का भुगतान किया होगा, अगर आपने व्यय किया है तो इस व्यय की आवश्यकता थी या नहीं थी। तो ऑडिट टीम जो भी उचित अंकेक्षण भी करती है ऑडिट टीम, तो ऑडिट टीम ये सब बातें जब डिसाइड करती है तो वो प्रपत्रों के आधार पर तय करती है कि ये भुगतान वास्तव में हुआ है और सही हुआ है। तो इस हिसाब से जब ऑडिट टीम किसी भुगतान को नामंजूर कर दे, उसको प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिले, प्रॉपर उसको एविडेंस नहीं मिले, तो उसको नामंजूर कर सकती है ऑडिट टीम। और ऑडिट टीम ने अगर किसी पद को नामंजूर कर दिया या फिर अधिक भुगतान हो गया किसी कर्मचारी को,
किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो गया तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, मान लो नामंजूर कर दिया किसी व्यय को, तो वो एक तरह से सरकार के पास जिसको अपन ने भुगतान कर दिया उससे तो राशि वसूल होना संभव है नहीं, तो उस राशि को अपन सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, उस राशि को, किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान कर दिया और वो कर्मचारी हो सकता है वापस उसका भुगतान नहीं करे, तो उस राशि को अपन क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अपलेखन। और ये कार्य कौन करेगा, सक्षम प्राधिकारी करेगा। तो दोस्तों अपना नियम संख्या 67 अपन ने देखा, समझा हो आपने, आपको आराम से समझ में आया होगा। ऑडिट के समय भुगतान की नामंजूरी कर दी गई हो, किसी सरकारी कर्मचारी को अधिक भुगतान कर दिया गया हो, उस हानि को सेट ऑफ करेंगे, सक्षम प्राधिकारी उसका अपलेखन करेगा। नियम संख्या 67 सिर्फ यही कहता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नियम संख्या 67 खोल दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों जो मैं समझा रहा हूँ उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में भी समझने में भी आसानी होगी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपको नोट्स में नोट डाउन केवल यही जो नियम संख्या 67 मैं जो आपको बता रहा हूँ फेयर में लिखा हुआ, इसी को करना है। नियम संख्या 67 आपने देखा, अब अपन नियम संख्या 68 देखेंगे। नियम संख्या 68 क्या कहता है, सभी स्वीकृतियां, सबसे पहले तो है किसके संबंध में ये लिखेंगे अपन। स्वीकृतियों की सूचना देने के संबंध में नियम संख्या 68 है। तो स्वीकृतियों की सूचना किसको दी जाएगी, सूचना किसको दी जाएगी, महालेखाकार को। कैसी स्वीकृतियों की सूचना दी जाएगी, सभी स्वीकृतियों की सूचना दी जाएगी। सूचना दी जाएगी। अगर कोई स्वीकृति दोस्तों किसी अधिकारी ने या किसी प्राधिकारी ने खुद की शक्तियों के बाहर अगर कोई स्वीकृति दे दी है, यदि स्वीकृति क्या हो, शक्ति से बाहर हो, तो क्या करेंगे, वित्त विभाग से वित्त विभाग से स्वीकृति करा करके महालेखाकार को भेजेंगे। दोस्तों किसी प्राधिकारी को 1 लाख रुपए तक की स्वीकृति जारी करने का अधिकार है और उसने 1,50,000 की स्वीकृति जारी कर दी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वित्त विभाग से उसको स्वीकृत कराना पड़ेगा और वित्त विभाग से स्वीकृत करा करके महालेखाकार को उसकी सूचना भेजेगा, स्वीकृति की सूचना भेजेगा और स्वीकृति का विवरण देते हुए पूरी सूचना भेजेगा। तो स्वीकृति शक्ति के बाहर हो और अगर शक्ति के अंदर स्वीकृति की है, स्वीकृति कैसी है, शक्ति के अंदर स्वीकृति है, तो उसकी सूचना सीधी
तो दोस्तों क्या कह रहा है ये नियम कि स्वीकृति शक्ति के अंदर है। शक्ति के अंदर मतलब उसको जितनी शक्ति प्राप्त है, 1 लाख रुपए तक की स्वीकृति जारी करने की शक्ति प्राप्त है और उसने 90,000 की स्वीकृति दी है, तो उसको कुछ किसी भी विभाग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधी मालिकाकार को अपनी सूचना देगा। तो ये हो गया स्वीकृति के संबंध में। और अब आगे इसी नियम को अपन आगे देखेंगे। अगर किसी स्वीकृति के संबंध में किसी स्वीकृति के संबंध में सीएजी सीएजी की किसी स्वीकृति के संबंध में अगर सहमति प्राप्त हो गई है तो दोस्तों उसका भी क्या करना पड़ेगा, महालेखाकार को सूचना देनी पड़ेगी। तो उसकी सूचना भी महालेखाकार को देनी पड़ेगी। तो किसी स्वीकृति सीएजी की सहमति प्राप्त हो गई है उस स्वीकृति के लिए, तो महालेखाकार को उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अब आप ये कहेंगे दोस्तों सीएजी क्या होता है, ये कैग होता है। कैग होता है और ये सीएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो सॉरी जो मतलब अपनी अकाउंटिंग का कार्य करता है। भारत सरकार में एक पद होता है, कैग का एक पद होता है जिसे भारत का महालेखाकार कहते हैं, उसको कैग कहते हैं। अपन ये जो ये महालेखाकार शब्द यूज कर रहे हैं राजस्थान के महालेखाकार से है। अपन ने परिभाषाओं के दूसरे नियम में पढ़ा था कि जहाँ महालेखाकार से तात्पर्य राजस्थान के महालेखाकार से है। और ये कैग की जो बात कर रहे हैं अपन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो बात कर रहे हैं अपन, ये कैग जो है ये भारत सरकार का अंकेक्षक होता है। ये राज्य सरकार के लेखों की भी ऑडिट कर सकता है, भारत सरकार के लेखों की भी ऑडिट करता है, सभी आय व्यय की ऑडिट कर सकता है। तो कैग से अगर किसी व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है उसकी सूचना भी राज्य के महालेखाकार को देना आवश्यक है। तो अपन ने ये नियम का अगला पॉइंट देखा। अब किन किन मामलों में सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है अपन इस संबंध में देखेंगे। सूचना भेजना आवश्यक नहीं है। किन किन मामलों में सूचना भेजना आवश्यक नहीं है मालिकाकार को, वो अपन अभी देखेंगे। किसको, मालिकाकार को किन मामलों में सूचना भेजना आवश्यक नहीं है, तो अपन ये देखेंगे अब एक एक पॉइंट करके। अगर किसी कर्मचारी के ऋण अग्रिम, कर्मचारी को ऋण व अग्रिम की सूचना मालिकाकार को देना आवश्यक नहीं है। दूसरा, कर्मचारी की पदोन्नति, स्थानांतरण, इनकी सूचना देना आवश्यक नहीं है। क्योंकि दोस्तों कर्मचारी को ऋण दिया है, अग्रिम दिया है अपने कर्मचारी को, तो इसकी मालिकाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी सैलरी में से काट दिया जाएगा। कर्मचारी की पदोन्नति हुई है, स्थानांतरण हुआ है, दोस्तों इससे राज्य कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसकी भी सूचना मालिकाधिकार को देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई अस्थायी पदों को चालू रखने,
दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर सरकार कई बार अस्थायी पदों का सृजन करती है और अस्थायी पदों को चालू रखने या समाप्त करने अस्थायी पदों को चालू रखने या समाप्त करने की भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अपन ने ये देखा, 3 पॉइंट अपन ने देख लिए। और चार्ज लेने देने, दोस्तों चार्ज लेने व देने की सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं है किसी भी कर्मचारी को। तो अपन ने ये भी देख लिया। और अगर इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, जीपीएफ। जीपीएफ को दोस्तों, जो जनरल प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो कर्मचारी का होता है। स्टेट इंश्योरेंस का पैसा है, अगर उसका भुगतान किया जाता है, उसका भुगतान कर्मचारी को किया जाता है, तो दोस्तों इसकी भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरल प्रोविडेंट फंड कर्मचारी का पैसा होता है। और स्टेट इंश्योरेंस में जो पैसा प्राप्त होता वो भी एक कर्मचारी का पैसा होता है, क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवा रखा था और उस इंश्योरेंस से उसको राशि प्राप्त होनी है, तो वो कर्मचारी का पैसा है, तो उसका भुगतान किया जाता है। तो महालेखाकार, क्योंकि राजकोष पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो महालेखाकार को इसकी भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और कार्यालय में किए गए आकस्मिक व्यय, दोस्तों कार्यालय में मान लो आग लग गई या अन्य कोई दुर्घटना हो गई, उसकी वजह से आकस्मिक व्यय करना पड़ा, तो उसकी भी महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हमने 6 पॉइंट पढ़े जिन पॉइंटों में महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, स्वीकृति के बारे में पढ़ रहे थे अपन, स्वीकृति की सूचना के बारे में अपना नियम संख्या 68 था। तो स्वीकृति के संबंध में अपन एक बात और देखेंगे, स्वीकृति की शर्तें कैसी होनी चाहिए, स्वीकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, स्वीकृति कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए स्वीकृति, है संदिग्ध होनी चाहिए स्वीकृति, और शर्तें संक्षिप्त में शर्तों का वर्णन होना चाहिए। स्वीकृति की शर्तों का वर्णन भी होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट होने आवश्यक हैं। और स्वीकृति जारी करने से क्या करना होगा, विधिक सलाह लेनी होगी। स्वीकृति जारी करने से पहले विधिक सलाह लेनी होगी। और अगर किसी व्यक्ति को वेतन के मंजूरी के मामले में अपना इस नियम का एक पॉइंट और बचा है, दोस्तों आपको समझ में आएगा आराम से। वेतन मंजूरी के मामले में किसी कर्मचारी व्यक्ति को विशेष वेतन किसी कर्मचारी या व्यक्ति को विशेष वेतन दिया गया है, तो उसका कारण का उल्लेख करते हुए सूचना मालेखाकार को दी जाएगी। किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति को विशेष वेतन दिया गया है, यानी कि अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो उसकी सूचना कारण बताते हुए कि विशेष वेतन का भुगतान क्यों किया गया है किसको देंगे, महालेखाकार को। इसकी सूचना भी किसको देंगे, महालेखाकार को देंगे। दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 2 नियम देखे। अब आप दोनों नियमों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम संख्या 67 में आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक बार फिर समझा देता हूँ पुनः।
तो नियम संख्या 67 अपना क्या कह रहा था, इस बारे में आपको पुनः एक बार समझा देता हूँ उसी स्लाइड से। ऑडिट के समय भुगतान की मंजूरी के संबंध में है। भुगतान के ऑडिट के समय भुगतान की नामंजूरी हो गई या किसी कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए अपलेखन करेगा। कौन करेगा? सक्षम प्राधिकारी उसका अपलेखन कर देगा। 67 यही कहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियम संख्या 68 अपने स्वीकृति की कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है, नियम संख्या 68 क्या कहता है, उसकी तुरंत सूचना किसको देंगे? मालेखाकार को देंगे। यदि शक्ति से बाहर, स्वयं को जो शक्ति प्राप्त है उससे बाहर कोई अपन ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी तो पहले वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति लेंगे और फिर उसकी सूचना स्वीकृति का वर्णन करते हुए उसकी सूचना वित्त विभाग की स्वीकृति का वर्णन करते हुए उसकी सूचना मालेखाकार को देंगे। स्वीकृति अपनी शक्ति के अंदर की है, अपने को अधिकार प्राप्त था स्वीकृति जारी करने का 1,00,000 रुपए का और अपन ने 1,00,000 रुपए तक की स्वीकृति की है तो उसकी सीधी सूचना मालेखाकार को भेज देंगे। ये अपन ने देख लिया। सीएजी कहेगा किसी की स्वीकृति कर दी है तो उसकी सूचना मालेखाकार को देंगे। विशेष अनुमति दे दी है मालेखाकार को किस मामले में? किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया, किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो गई, कर्मचारी को ऋण दे दिया, कर्मचारी को अग्रिम दे दिया, या राज्य को उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे मामलों में मालिकाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सरकार की जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा, कर्मचारी को ऋण दिया है तो कर्मचारी की सैलरी से कटेगा, तो सरकार के पैसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कर्मचारी की पदोन्नति होगी, स्थानांतरण हो गया तो इससे भी सरकार के पैसे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अस्थायी पदों को चालू करना और समाप्त करने की सूचना के संबंध में भी, चार्ज लेने देने की सूचना के संबंध में, एक कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया, वो किसी को चार्ज सौंप के चला गया तो चार्ज लेने देने की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, वो कर्मचारी का पैसा है वो उसको भुगतान कर दिया तो इसकी सूचना देने की आकस्मिक व्यय की संकट, इधर ऑफिस में आग लग गई, इधर नुकसान हो गया, ऑफिस को चालू करने के लिए पैसे की आवश्यकता है और अपन उसकी सूचना पहले मालेखाकार को थोड़ी भेजेंगे, पहले तो अपने ऑफिस की व्यवस्थाओं को वापस सुदृढ़ करेंगे, तो इसलिए इसकी भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और स्वीकृति की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। विधि की सलाह लेकर स्वीकृति देनी चाहिए। जो नियमों का जानकार है विभाग के अंदर उससे सलाह लेकर के ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। और अब इसमें अपना अंतिम पॉइंट जो वेतन के संबंध में अपन ने पढ़ा था, किसी को वेतन दे दिया, किसी को अतिरिक्त वेतन दे दिया या किसी को विशेष वेतन दिया गया है तो स्पेशल वेतन देने के कारणों का वर्णन करते हुए उसकी सूचना भी मालेखाकार को दी जाएगी। ये अपना आखिरी पॉइंट था, ये आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब अपन नियम संख्या 67 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप नियम संख्या 68 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने स्लाइड ओपन है। पेज 1 हो गया नियम संख्या 68 का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज 2, पेज 3, पेज 4, और पेज 5। इन 5 पेजों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपको क्लासें कैसी लग रही है। अगर दोस्तों मेरे को अगर आपको लगे कि क्लासों में कोई कमी है तो दोस्तों मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। बाकी आपको आराम से समझ में आएगा। एक एक नियम का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाते हुए चलें और याद करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको जैसे ही अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए एक कार्य और करूँगा। आपको एक एक नियम और उसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक की एक क्लास अलग से डालूँगा तो उस क्लास में आपको समझ पाएंगे और आपको दोनों पेपर जो 2013 में हुआ था और 2016 के एग्जाम में जो पेपर हुआ था, दोनों के पेपर के 25-25 क्वेश्चन जो उस समय आरपीएससी के द्वारा कराई गई थी, कि दोनों के 25 के 25 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आएंगे। और जब तक अपन ने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सॉल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता लगे कि अपन ने जो पढ़ा है उससे अपने क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी बातें जो अपन ने नोट्स में लिखाए हैं उनमें से उसमें से भी महत्वपूर्ण लिखाया गया है अपने को, उस महत्वपूर्ण में से भी और महत्वपूर्ण को अपने को क्लासीफाई करने के लिए अब आप समझ पाएँ कि इसमें से भी महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, तो अपन वो क्वेश्चन भी लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट